हेलो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके टीजीटी और आपके पीजीटी और आपके जो नेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे और लगभग सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एक टॉपिक था हमने कवर कर रखा था। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो सौरमंडल आता है। सौरमंडल से काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो यहाँ से हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये सौरमंडल समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सौरमंडल हमें दिखता कैसे है। तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि हमारे सेंटर में सूर्य है। पहले कहा जाता था कि पृथ्वी है मध्य में, लेकिन वो सब धारणाओं को हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि केंद्र में क्या है, केंद्र में सूर्य की स्थिति है। ठीक है, जब केंद्र में सूर्य की स्थिति है तो सूर्य के बाद फिर कौन सा ग्रह आता है, बुध आता है। बुध के बाद फिर हम देखेंगे शुक्र है, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद फिर मंगल है, मंगल के बाद फिर हमें क्षुद्र ग्रह बेल्ट देखने को मिलती है, यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट है किन ग्रहों के बीच। तो आप देख पा रहे होंगे मंगल और बृहस्पति के बीच एक बेल्ट आती है। फिर बृहस्पति आता है, फिर आपका शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। इसके बाद फिर यम जो ग्रह है वो हटा दिया गया था, है ना, तो उसे हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम इन ग्रहों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले जानेंगे सौरमंडल क्या है। तो सौरमंडल के बारे में हम जानते हैं सौरमंडल क्या है। देखिए, सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह और 172 उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन सब की परिभाषाओं को हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। तो 8 ग्रह हैं वर्तमान में। क्वेश्चन देखिए, लाइन टू लाइन क्वेश्चन रखे गए हैं यहाँ पर इस बुक में कि 8 ग्रह हैं वर्तमान में। कितने ग्रह हैं? तो आठ आठ ग्रह हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन पुटअप होता है। इसके बाद 172 उपग्रह हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ जानकारी के लिए इकट्ठा करना है, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 172 उपग्रह हैं। धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसका मतलब जो ये चित्र हमने देखा, यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि चित्र में चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं, लेकिन चीज़ें देखने को मिलेंगी, हम उन्हें आगे चित्र में देखेंगे। ठीक है, सूर्य एक तारा है जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है। यानी जो सूर्य है वही पूरे सौरमंडल को चलाता है। उसी की ऊर्जा से सौरमंडल का अस्तित्व है। उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी पृथ्वी जो है अस्तित्व में बनी हुई है, यहाँ पर जीव जंतुओं का संचरण हो रहा है, वो सब उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अपने सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सूर्य ही है। ये बात हमें पता है कि सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत जो है एकमात्र सूर्य ही है। सूर्य के केंद्र में जब हाइड्रोजन परमाणु नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जब हीलियम से बदलता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना है। और ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ये कहलाती है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन नहीं कहलाती, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलता है और अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तारे में। हमें पता होना चाहिए जो सौरमंडल में चीज़ें विद्यमान है, जैसे आपका ग्रह है, उपग्रह है, तारे हैं, उल्कापिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब हैं क्या? तो इन सबको हम कवर करते हैं। तो तारा, पहले हम तारे के बारे में जानते हैं। तारा क्या होता है? ऐसे आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है और जिनका अपना सौर परिवार होता है, वे पिंड के कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सूर्य को, तो सूर्य क्या है? सूर्य का अपना एक पिंड है, वो अपनी एनर्जी खुद बनाता है ना, रिलीज भी खुद करता है। इस कारण वह क्या है, वह एक आपका तारा है। जबकि जबकि हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो बात करते हैं ग्रह की, तो ऐसे आकाशीय पिंड जो प्रकाश रहित होते हैं, मतलब अब सूर्य पृथ्वी में आपने देखा होगा पृथ्वी कहीं से अपनी एनर्जी बनाती है? नहीं बनाती है। वह जो प्रकाश प्राप्त करती है सूर्य से, उसी से अपना घर बार चलाती है। इसी कारण पृथ्वी क्या एक ग्रह है तथा तारों की परिक्रमा करते हैं। अब जो जितने भी आकाशीय पिंड होंगे जो प्रकाश रहित होंगे और तारों की परिक्रमा करते होंगे, पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये क्या कहलाती है? यह आपका पिंड ग्रह कहलाता है। ठीक है, आते हैं उपग्रह में। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये अगर सूर्य है, ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पास एक उपग्रह है ना, चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी की तो लगाता ही है।
जब पृथ्वी के लगाएगा तो साथ साथ सूर्य के भी लगाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। यहाँ से आपके कथन कराने वाले क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। तो हाँ, ये सही बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस बुक में आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इसको आसानी से पढ़िएगा बिल्कुल, प्रॉपर नोट्स बनाकर। और हो सकता है जो इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। ग्रहों की भांति इनका भी अपनी चमक नहीं होती। देखिए, चंद्रमा की कोई अपनी चमक है क्या? नहीं है, वे भी सूर्य से ही चमकता है, ठीक है। अतः ये भी सूर्य से प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ भी परवलयाकार होता है। देखिए, जैसे पृथ्वी का पथ कैसा परवलयाकार है, हमें पता है, इसी प्रकार से चंद्रमा का पथ भी परवलयाकार है। हर पिंड का जो पथ होता है लगभग परवलयाकार होता है, ठीक है। जो जितना अधिक झुका हुआ होगा उतना ही उसका पथ क्या होगा, परवलयाकार बनेगा। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पुच्छल तारे की। पुच्छल तारा क्या होता है? ये आकाशीय पिंड धूल, बर्फ और हिमानी जैसे तत्वों के पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठहरे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। क्या होता है, जो पुच्छल तारे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ठीक है। अब ये सूर्य से दूर रहते हैं, मतलब सूर्य से दूर चक्कर लगाते हैं। जब भी सूर्य के नज़दीक से होकर गुजरते हैं तो क्या होता है, अब जब धूल, बर्फ, हिमानी चीज़ों से बने हुए होते हैं तो सूर्य से जैसे ही नज़दीक आएंगे तो इनकी क्या होगी, लंबाई इनकी बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ जाने के कारण इन पर एक पूंछ निकल आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुच्छल तारे की पूंछ कहते हैं। इसे अभी हम आगे देखेंगे। हाँ, तो सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित असम केंद्रित कक्षा में घूमते रहते हैं। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर गैसों की फुहार निकलती है और एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी हो सकती है, ठीक है। समान अवस्था में पुच्छल तारा, जिसे हम कॉमेट भी बोलते हैं, बिना पूंछ का होता है। देखिए, बिना पूंछ का होता है, लेकिन जब सूर्य के पास आएगा तो सीधी सी बात है, बर्फ, हिमानी गैस निकलेंगी तो पूंछ का निर्माण हो जाता है। पुच्छल तारे के शीर्ष को कोमा बोलते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट जो होते हैं 70 से 190 वर्षों के अंतराल में दिखाई देते हैं। जबकि हेली नामक पुच्छल तारा, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, हेली नामक पुच्छल तारा जो है इसे 76 वर्षों के अंतराल में देखा जा सकता है। ये पिछली बार 1986 में दिखाई दिखाई दिया था। अब जो दिखाई देगा ये आपका कितने बाद, 76 वर्षों बाद दिखाई देगा। तो लगभग आपका 1962 में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विद्यमान है। सौरमंडल में बहुत सारे धूमकेतु विद्यमान है, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे पिंड विद्यमान हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हैं उन चीज़ों को ही कवर करेंगे। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद हम आते हैं उल्किष्म या उल्का पिंड में। देखिए क्या होता है, ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए धूल व गैस से निर्मित अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होता है, अंतरिक्ष में बहुत सारे बड़े पिंड, छोटे पिंड भी हो सकते हैं, और गैस व धूल के कण होते हैं। ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी क्या पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पर, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं इन्वायरमेंट स्थित है ना, पृथ्वी पर इन्वायरमेंट है। अब क्या होता है, जब भी ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, पृथ्वी से अपनी ओर घसीटती है। जब पृथ्वी अपनी ओर घसीटेगी इनको तो सीधी सी बात है, पृथ्वी की तरफ भी चले आते रहेंगे। अब क्या होता है, जब जब वातावरण में ये एंट्री करते हैं, जब वातावरण में घुसते हैं तो वातावरण में घुसने के कारण इन पर घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल लगने के कारण ये फिर जलने लगते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जलने लगा है ना, क्योंकि पृथ्वी का वातावरण लगभग 10,000 किलोमीटर तक, कितना, 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो वहाँ से वातावरण चालू हो जाता है और वहाँ से जलते 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 ये फिर पृथ्वी तक आकर नष्ट हो जाते हैं, या फिर नष्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर आपके उल्का पिंड के रूप में गिर जाते हैं। तो वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। आप देखे होंगे कि टूटता हुआ तारा, है ना, तो वही पिंड है, ये वही पिंड है जब पृथ्वी के घर्षण बल से टूटने लगते हैं या जलने लगते हैं तो वो जलते हुए प्रतीत होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। इन्हें टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं।
प्रायः ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही पूर्व जलकर राख हो जाते हैं। देखिए, पृथ्वी पर 10,000 किलोमीटर तक का वायुमंडल विद्यमान है। अब जब कोई इतना दूरी कोई पिंड तय करेगा, तो सीधी सी बात है, लगभग वो नष्ट हो जाता है, राख राख बचती है। ठीक है। और जो नहीं नष्ट हो पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं। तो जो गिर जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं उल्का पिंड। देखिए, ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, तो इन्हें उल्कस्म मीटियोर्स बोलते हैं। अगर जलकर राख हो गए हैं तो मीटियोर्स यानी उल्कस्म बोलेंगे। परंतु कुछ पिंड वायुमंडलीय घर्षण के कारण पूर्णतः नहीं जल पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट है, मीटियोर्स और मीटियर्स में दोनों में डिफरेंट है। उल्किस्म और उल्कापिंड दोनों में डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी आपसे कथन कारण पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है, या उल्कापिंड क्या है, या उल्कस्म क्या है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह। देखिए, ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड हैं। हमने आपको दिखाया था ना कि ये क्या था, सूर्य था, है ना, ये सूर्य था। इसके बाद था बुध था, बुध फिर शुक्र, फिर पृथ्वी थी, फिर मंगल था, है ना, और फिर आपका बृहस्पति था। तो यहाँ पर वो बेल्ट पाई जा रही थी, क्षुद्र ग्रह बेल्ट, है ना, जो एस्ट्रॉइड्स की बनी थी। इनकी अनुमानित संख्या लगभग 40,000 है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुई खंडों से हुई है। दरअसल ये पिंड मंगल व बृहस्पति के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं को एक ग्रह के रूप में नहीं ले पाए। क्या था कि ये आपका मंगल ग्रह था, ये आपका मंगल ग्रह है, ठीक, और ये आपका क्या है, बृहस्पति है। अब क्या है कि जो यहाँ पर आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट विद्यमान है, ये विद्यमान था इसके कारण क्योंकि यहाँ पर एक पिंड था। वो पिंड मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपना आकार रूप नहीं ले पाया, और जब आकार रूप नहीं ले पाया तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और टूटने के कारण फिर इस पिंड, यहाँ पर जो पिंड नहीं बन पाया, उससे हम क्या बोलने लगे, एस्ट्रॉइड बेल्ट। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े पिंड तक यहाँ पर पाए जाते हैं। और यही पिंड जब किसी ग्रह के आकर्षण शक्ति के कारण आ जाते हैं, तो उस पिंड पर गिरने लगते हैं, तो उल्का पिंड बन जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम आते हैं सूर्य की संरचना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सूर्य, क्योंकि सूर्य ही हमारा जो सौरमंडल है उसका जन्मदाता है, और उसके कारण ये सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर संचालित होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन आपका लगभग 71% है। उसके बाद हीलियम 26.5% है। ये पूछता है क्वेश्चन कि सूर्य में सबसे ज़्यादा विद्यमानता किस तत्व की है, तो हाइड्रोजन की है। सूर्य का यहाँ प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सूर्य का कोर पार्ट है ना, ये कोर पार्ट है, ये आपका कोरोना पार्ट है ना, और ये आपका वर्णमंडल है, यानी फोर्ट क्रोमोस्फियर, और ये है आपका प्रकाश मंडल। हमें प्रकाश मंडल दिखाई देता है सूर्य का, ठीक है, प्रकाश मंडल दिखाई देता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अन्य तत्व, जैसे आपका अन्य तत्व की मात्रा आपकी 2.5% देखने को मिलती है। सूर्य का जो भाग हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल बोलते हैं, यानी फोटोस्फीयर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसे हम कोरोना बोलते हैं, ये आपका सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की स्थिति आ जाती है। आगे बात करते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर कर अंतरिक्ष में चला जाता है। देखिए, अब सूर्य के अंदर यहाँ पर क्रियाएं चल रही हैं, विक्रियाएं चल रही हैं। जब क्या होता है कि यहाँ से कभी विस्फोट हुआ, जब विस्फोट होता है तो सोलर फ्लेम से निकलती हैं, यहाँ सोलर फ्लेम से निकलती हैं। अब कभी कभी सोलर फ्लेम इतनी तेज गति से निकलती हैं कि सूर्य का जो आकर्षण बल है उसको पार कर जाती हैं। आपने देखा होगा ना कि पृथ्वी का पलायन वेग है, अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से की दर से कोई भी पिंड को पृथ्वी से फेंकें, तो वो फिर पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। इसी प्रकार से सूर्य का भी पलायन वेग है। उसी स्पीड से अगर कोई उस स्पीड से अगर कोई वस्तु सूर्य से निकलती है, तो फिर वो सूर्य में नहीं आती है, वो फिर अंतरिक्ष में चली जाती है। इसी प्रकार से जब ये सोलर फ्लेम्स निकलती हैं, तो फिर क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं अन्य ग्रहों को। आगे हम देखते हैं।
जिन्हें हम सोलर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हवा के कणों से टकराने के कारण रंगीन प्रकाश अरोरा लाइट उत्पन्न करती हैं, जिसे हम उत्तरी ध्रुव में अरोरा बैसिलस और दक्षिणी ध्रुव पर हम अरोरा ऑस्ट्रेलियस नाम पुकारते हैं। तो ये जो चमक होती है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जगह चमकती हुई होती है। और यही जो सोलर फ्लेम्स है ये पृथ्वी के आपकी तरंगों को इफेक्ट करती है, यानी आपकी रेडियो तरंगे हैं, आपकी है ना रडार तरंगे हैं, इन सबको इफेक्ट करती है ये तरंगे। कभी कभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं या मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगती है, तो इन सब तरंगों ये सब चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती हैं वहाँ काले धब्बे दिखाई देते हैं। देखिए हमने पढ़ा होगा कि सूर्य में काले धब्बे भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम सौर कलंक बोलते हैं, यानी सन स्पॉट बोलते हैं। ये सूर्य के ठंडे भाग क्षेत्र होते हैं, मतलब ये जितना सूर्य का टेम्परेचर होता है उससे कम इनका टेम्परेचर होता है। इनका टेम्परेचर लगभग 1500 सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, जबकि सूर्य का टेम्परेचर कितना है 6000 सेंटीग्रेड है। अभी हमने पढ़ा है इसको बात को। सोलर कलंक जो होता है प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, जो पृथ्वी के सैटेलाइट संचार व्यवस्था को बाधित करता है। हमने बताया था ना अभी आपको कि सैटेलाइट से जो तरंगें निकलती हैं आपकी, है ना, जितना भी आयन मंडल है वो सब प्रभावित होता है इससे। इसका जीवन चक्र मतलब बनने और बिगड़ने की औसत जो समय होता है वो 11 वर्षों का होता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट अप हुआ है, जिसे हम सौर कलंक बोलते हैं, यानी सन स्पॉट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सूर्य की आयु की बात करें तो लगभग इसकी जो आयु है 5 बिलियन वर्ष है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो आप समझ पा रहे होंगे पृथ्वी कितनी बड़ी है, उससे बड़ा यानी 13 लाख गुना बड़ा कौन है, सूर्य है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की कोरोना का अध्ययन एवं सौर लपटों की जानकारी हासिल करने के लिए भारत का जो इसरो संगठन है वो क्या करता काम करता है, ये अंतरिक्ष में अनुसंधान करता है। इसने इन चीज़ों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आदित्य वन जो उपग्रह है उस पर काम कर रहा है, और इसको लगभग एल वन कक्षा पर स्थापित करेगा। आदित्य वन उपग्रह सोलर क्रोनोग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य के सबसे बाह्यतम भाग का अध्ययन करेगा। सूर्य के कोरोना तथा नासा का पार्कर उपग्रह पहुंच चुका है। देखिए ये आपके करंट की चीज़ें हैं, क्योंकि ज्योग्राफी करंट में बदलती रहती है, हर चीज़ स्थायी नहीं है ना। तो सूर्य का जो कोरोना है, कोरोना में आपका नासा का एक उपग्रह पार कर वो पहुंच चुका है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, करंट क्वेश्चन है और आपको चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ग्रह में। हम देखेंगे ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो प्रकाश रहित होते हैं, हमने पढ़ा था अभी आगे। तो तारों की परिक्रमा करते हैं, यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। हालांकि सूर्य से निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाते, अतः ये सूर्य से प्रकाशित होते हैं, वह ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो ग्रह होते हैं ये सब क्या है, सूर्य के ही अंश माने जाते हैं कि संरचना है उनके निर्माण में थोड़ा भिन्नता है, लेकिन चीज़ें वही हैं। तो सब आपकी जब बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट होती है वहाँ से सब पिंडों का अस्तित्व आया है। लेकिन ये सब क्या करते हैं, ये सब ऊर्जा क्या है सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम आते हैं आगे सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं। ठीक है, लेकिन शुक्र और अरुण ये दोनों आपको याद रखने हैं। शुक्र और अरुण ये विपरीत करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम करते हैं। बाकी सब जो ग्रह हैं वे सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में करते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आते हैं, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं आपके। और जो बाह्य ग्रह होंगे वो आपके बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये सब कहलाएंगे। सूर्य की निकटता के कारण इन ग्रहों में संचारित अभिक्रियाओं के कारण जल्दी ठोस के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये ग्रह हैं, ये सूर्य के पास हैं और तेजी से इनको एनर्जी मिलती है, तो क्या करते हैं ये जल्दी ही ठोस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। जबकि बाह्य ग्रहों के अंतर्गत बृहस्पति शनि अरुण वरुण आते हैं, ये जो इन्हीं पदार्थों से निर्मित हैं, लेकिन इन ग्रहों पर अभी भी परिवर्तन होने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इनके ठोस रूप धारण न कर पाने का कारण इनके आकार में बड़े दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो पिंड हैं ये आपके अधिक टेम्परेचर के कारण ठोस बन गए हैं, और ये पिंड अभी इनका टेम्परेचर नहीं ज़्यादा मिल पाता है, तो ये अभी ठोस बनने के चक्कर में लगे हुए हैं।
जिस कारण इन्हें ग्रेट प्लैनेट्स बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इस पैराग्राफ से ही लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं। तो आपने देखा होगा क्वेश्चन आपके आते हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, मरकरी बोलते हैं। बात शुक्र है आपका, वीनस, अर्थ है यानी पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरा ग्रह है, मंगल आपका चौथा है, बृहस्पति आपका पांचवा है। तो ये सूर्य से दूरी बढ़ते हुए क्रम में ये आपको उपग्रह स्थापित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि सूर्य से पृथ्वी कौन से नंबर पर है, या सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है ना, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। देखिए, पृथ्वी के नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा होगा? आपका शुक्र होगा, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों। एक नियम है बोर्ड्स लॉ, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड्स का नियम बोलते हैं। बोर्ड्स नियम क्या बोलता है? सूर्य से दूर जाने पर ग्रहों के बीच की दूरी दोगुनी होती जाती है। यानी अब यहाँ पर बात करते हैं, यानी क्या कहता है, ये जो दो पिंड है, ये इन दोनों के बीच की दूरी इससे आधी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी इससे क्या होगी? इसकी आधी होगी, इन दोनों पिंड की दूरी इससे क्या होगी? आधी होगी। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे पिंड दूर जा रहे हैं, कि बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो यानी यहाँ 2x, यहाँ इसका 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 2x। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब आप कोई भी पिंड आपसे अगर पूछ ले कि कौन पिंड किसके नज़दीक होगा, तो आप देखकर बता सकते हैं बोर्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ग्रहों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी अगर पूछे पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो कौन सा होगा? शुक्र होगा, ना कि मंगल। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना समझ पाए होंगे कि पृथ्वी जो बुध हैं, जो आपके पिंड हैं या ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब क्या हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रहों की, है ना, सभी ग्रहों की बात करेंगे। तो इस सारे ग्रहों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आपको अच्छे समझ पाएँ। और छोटी छोटी वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं ताकि देखने में आपको आसानी ना हो और प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के हम आगे की चीज़ों कवर करेंगे, सारे ग्रहों को देखेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।